Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we have started Arambh with the beginning series for 67th BPSC preliminary examination और आज इस सीरीज के अंतर्गत 12वां दिन है और आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह समझ लीजिए यह यूएसपी है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस में जो है क्वेश्चन अराइज होता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो ये बात आपको पहले से पता होगी। इसको हम इतने पार्ट्स में बांटेंगे: भूमिका, मुख्य कारण, प्रारंभ एवं विस्तार, प्रमुख नेता एवं केंद्र, असफलता के कारण और विद्रोह का स्वरूप। इन पार्ट्स के अंतर्गत देखिए माइंड मैप है। कभी भी आप पढ़ो ना किसी टॉपिक को तो आप माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। माइंड मैप जो होता है वह आप में सेंस ऑफ वंडर डेवलप करता है। सेंस ऑफ वंडर कहने का मतलब कि आखिर 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। जब आप इस मैप को एक बार देखोगे ना तो मुख्य कारण आपको सोचने पर यह पॉइंट जो है मजबूर कर देगा। आपको सोचना पड़ेगा कि इसका मुख्य कारण क्या था, इसका प्रारंभ एवं विस्तार कैसा हुआ। तो कभी भी किसी टॉपिक का माइंड मैप ऐसे बना के आप पढ़ो। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हो तो ये सारी चीजें मैं आपको दिन प्रतिदिन दिखाते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वीडियो के कंटेंट के बारे में बात। यदि आप आरंभ द बिगनिंग सीरीज से जुड़ना चाहते हो, इसके पेड वर्जन का मेंबरशिप लेना चाहते हो तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, आप उसे फॉलो करके इस प्रीमियम सीरीज से जुड़ सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो और इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए सबसे पहली बात है, इसके भूमिका के बारे में हम देखेंगे। किसी भी टॉपिक को जब आप मेंस में लिखते हो तो आप देखते होंगे ना कि भूमिका बानी जाती है, अर्थात इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है 1857 टॉपिक। तो इसकी भूमिका देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा कि जब जो 1757 का प्लासी का युद्ध था उसके बाद 100 सालों के बाद जो है इतने बड़े लेवल पे जो है विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। तो आपके मन में एक सवाल ये उठनी लाजमी है कि क्या 1757 से 1857 तक का काल जो है शांति का काल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल नहीं, ये पूर्णतः जो है अशांति का काल था और पूर्ण रूप से कठिनाई युक्त था भारतीयों के लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी, ठीक है। जहां पे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक शोषण, उच्च भू राजस्व मांग तथा नई भूमि बंदोबस्त नीति जो है समाज के विभिन्न वर्गों में जो है विभिन्न वर्गों में असंतोष को जन्म दिया और इस बीच धार्मिक राजनीतिक हिंसा भी हुई, जनजाति विद्रोह भी हुआ। अनेक जनजाति विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। किसान विद्रोह भी हुए और कई जगह पे दंगे भी हुए। और 1857 में ये जो भी नीतियां थी ना इन 100 सालों में, इस सब का एक्युमुलेटिव इफेक्ट जो है 1857 के विद्रोह को जन्म देने का कारण बना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह कि क्या क्या कारण थे। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए चूंकि मैंने कहा कि हमारा यूएसपी है, जैसे हम बीपीएससी का यूएसपी पढ़ रहे हैं 1857 बिहार विशेष, और 1857 खुद पैन लेवल इंडिया का जो भी डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो 1857 का मुख्य कारण क्या था माइंड मैप के थ्रू पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैंने 6 पार्ट्स में बांटा है, जनरली बांटा जाता है 6 पार्ट्स में। इसमें जो है आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव और सिपाहियों के बीच का असंतोष जो है ये मुख्य कारण थे 1857 के विद्रोह के पीछे का, ठीक है। जैसा मैंने हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि जब भी, या आप देखिए वो बात छोड़िए, वो बात की पहले की बात है, अभी प्रेजेंट की बात करें।
देखिए कोई भी घटनाएं होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और चूंकि 1857 का विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह था जिसका काफ़ी ज़्यादा व्यापक लेवल पे हमारे राजनीतिक घटनाओं पे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राजनीतिक घटनाएं थी उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक प्रभाव डालता है। तो इसके भी तो कारण होंगे, ये कारण थे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, बाहरी घटनाओं का प्रभाव और सिपाहियों के बीच असंतोष। अब एक एक टॉपिक को जो है हम डिकोड करेंगे आगे के स्लाइड्स में। चले, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि आर्थिक कारण। किसी को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसको मजबूर करो। मजबूर कैसे कर सकते हो? कई तरीके से मजबूर किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको ये आइडिया नहीं दे रहा हूं आप किसी को गुलाम मत बनाने में लग जाना। मैं ये बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने जो है कैसे गुलाम बनाया। और अभी जो है चाइना की डिप्लोमेसी जो है, देखिए कभी भी आप हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? ताकि हिस्ट्री से सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं वर्तमान में। लेकिन जो पाकिस्तान है या अन्य छोटे छोटे कंट्री हैं जो चाइना के अंधभक्त बने हुए हैं, उनको नहीं पता कि चाइना भी जो है अंग्रेजों वाली नीति ही अपना रही है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी बर्बाद किया उनको गुलाम बनाने से पहले, वैसे भी चाइना अभी कर रहा है। चाइना की बात है, जब हम IR इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी व्यापक लेवल से चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसको देख लेते हैं, आर्थिक कारण। इसमें कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे स्टेप्स थे ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के और अंग्रेजों के, जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था को जो है पूर्णतः नष्ट किया। सबसे पहले इन्होंने उद्योगों को नष्ट किया। देखिए, भारत जो है अंग्रेजों के आने से पहले जो है सेल्फ सफिशिएंट था, ये बहुत ही आत्मनिर्भर भारत था। यहाँ की गांव की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, तो इन उद्योगों को नष्ट किया अंग्रेजों ने। उसके बाद ये जो है, जब ये उद्योग में लगे लोग श्रमिक बन गए तो इन श्रमिकों से जो है बलपूर्वक अधिक श्रम कराते थे और इनको कम पैसा भी देते थे। माने कि मेहनत भी ज़्यादा करा लिया और पैसा भी कम दिया, तो लोग गुस्साएंगे ही भैया कि ये हमारा शोषण कर रहा है। लोगों में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो भावना जगेगी ही। तो ये जगी। अब देख लेते हैं कि ये भारत के उद्योगों को कैसे नष्ट किए। काफ़ी यूनिक पॉइंट है आर्थिक कारण में। प्रश्न यदि प्रीलिम्स में पूछे, मेंस में पूछे आर्थिक कारण क्या थे, तो ये उद्योग धंधों का नष्ट होना, ये एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का परिणाम था। ये USP है इस पॉइंट का, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए 1813 में इन्होंने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई। अब ये कौन सी बला है भैया, समझिएगा ध्यान से। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, मैं इसको आपको डायग्राम बना देता हूं। ये है इंडिया, INDIA, और ये है आपका ब्रिटेन। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो प्रोडक्शन होता था, जो भी इक्विपमेंट, जो भी वस्तु गुड्स का प्रोडक्शन होता था, तो देखिए इंडिया को फॉरेन रिजर्व कैसे मिलेगा? जब इंडिया अपने यहाँ जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है इसको सेल आउट करेगा किसी अन्य कंट्री में, तभी तो यूरोपियन कंट्री में ये ज़्यादा सेल करते थे इंडियंस लोग पहले। लेकिन जब ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया इंडिया पे, तो ये क्या करते थे कि जो इंडियन गुड्स था ना, इस पे उच्च प्रशुल्क लगाते थे, जिससे जो है, मान लीजिए इंडिया में ये पेन बन रहा है, पेन पे अगर उच्च प्रशुल्क लगा दें, निर्यात शुल्क लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेन का जो है मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है उच्च हो जाएगा। और जब यह ब्रिटेन में जाएगा तो ये उच्च दामों पे बिकेगा, तो ऑब्वियस महंगा सामान तो सब लोग नहीं खरीदेंगे ना। ठीक है, और इसका यदि इस पेन का सब्स्टिट्यूट ब्रिटेन में ऑलरेडी सस्ता उपलब्ध हो, तो इस पेन को जो इंडिया से आयात हो रहा है, ब्रिटेन में आयात हो रहा है, जो कि इंडिया निर्यात कर रहा है, लोग क्यों खरीदेंगे? तो ये उच्च प्रशुल्क लगा के पहले तो इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स का निर्यात जो है ये हतोत्साहित किया। ठीक है, अब देख लीजिए, चूंकि इंडिया में जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी अंग्रेज है, ब्रिटेन में जो शासन कर रहा है वो तो उनका देशी है, तो वो रहेंगे ही। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते थे, इनकी मतलब ड्यूअलिज्म, जो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा वैसे देशी लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा, नहीं तो अभद्रता हो जाएगी। तो यही ड्यूअल नेचर ये अपनाए इन्होंने आर्थिक नीति में। अब जो यहाँ से ये सामान आता था इंडिया, इस पे क्या करते थे, इस वस्तु के आयात पे जो है, इंडिया में आयात पे ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, ये क्या करते थे, इसको सपोर्ट करते थे।
ठीक है, इस पे निम्न कर लगाते थे। और जब ये वस्तु आता था यहाँ पे इंडिया में, जब ये निम्न कर लगाएंगे तो ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं का जो है मूल्य कम हो जाएगा। जब मूल्य कम होगा तो इंडियन मार्केट में जो ऑलरेडी वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे सस्ती मूल्य में अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लोग ऑब्वियस उसके सब्स्टिट्यूट को खरीदेंगे। तो ऑब्वियस जो है इंडियन जो इंडस्ट्री है वो तो बर्बाद होगी ही। अब कैसे बर्बाद होगी, ये तो हम समझ लिए कि एक तरफा मुक्त व्यापार नीति क्या थी, ठीक है। अब ये किस तरीके से व्यापार किया, बर्बाद किया इंडियन उद्योग को, इसको देखते हैं, ठीक है। रुक जाइए, हाँ जाने दीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसके साथ साथ ये आयात प्रोत्साहित हुआ हमने यहां तक। इसके साथ साथ जो भारतीय वस्तुओं के साथ साथ जो है कपास एवं यहाँ पे सिल्क होगा फ्रेंड, ये सिल्क है। सिल्क के कपड़ों का निर्यात भी वस्तुतः समाप्त हो गया जो अधिक मात्रा में यूरोपियन कंट्री में होता था। तो अब देखिए, चूंकि जब हमने ये भी पढ़ लिया था कि ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं जो है देशी वस्तुओं से सस्ती थी, जिससे देशी बाजार में देशी वस्तुओं की ही मांग कम हो गई और उत्पादन कम होने लगा। उसके बाद जब उद्योग के द्वारा प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है उसका कोई मांग ही नहीं है, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो कोई उद्योग जो है क्यों किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा या पेन क्यों बनाएगा। जब नहीं बनाएगा तो ये अंततोगत्वा जो है ये अपने यहाँ के लोगों की छटनी करेगा। धीरे 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 चूंकि ये ऑलरेडी सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा दबाया जा रहा है, तो इसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो उद्योग कोई घाटा में थोड़े चलाता है, बंद करेगा ही। जब ये बंद कर देगा तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयड थे, वो क्या हो गए, वो मजदूर बनने के लिए विवश हो गए। जब वो मजदूर बने तो यहीं अंग्रेज बैठे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ये इनसे अधिक श्रम कराते थे, वो भी बलपूर्वक, और अधिक श्रम करा के जो है कम पारिश्रमिक देते थे। तो आर्थिक रूप से बर्बाद किए, इनको मजदूर बनाए और मजदूर बनाने के बाद भी शोषण किया। तो ऑब्वियस लोगों के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति सम्मान की भावना तो पनपेगी नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो रेलवे की शुरुआत जब हुई इसने कर दिया। आप बताइए कि भारत में जो है रेलवे की शुरुआत किस वायसराय या जो है गवर्नर जनरल के काल में हुआ और कब हुआ, नीचे कमेंट करके बताइए। जब रेलवे की शुरुआत हुई ना तो रेलवे जो है, जो विलेज था, जो इंडियन विलेज थी ना, यहाँ तक इसकी पहुंच हो गई। जब यहाँ तक इसकी पहुंच हो गई तो व्यापारी भी थे, इनका माल जो है, इनका व्यापार भी है, गांव तक पहुंच गया। जब गांव में पहुंचा तो वो भी जैसे ये पैन लेवल ओवरऑल इंडिया में बर्बाद किया इंडियन अर्थव्यवस्था को, आत्मनिर्भर गांव की अर्थव्यवस्था को भी उसी कारणवश उसी तरीके से बर्बाद कर दिया, ठीक है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है छत बिछत हो गई भारत की, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें जो है। अब देखिए क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा, अब देखिए अब बात आती है खेती की। जो एग्रीकल्चर था उस समय मेन जो है प्रोडक्शन का माध्यम था, मेन जो है आय का माध्यम था लोगों के प्रति। भोजन, वस्त्र, आवास सब एग्रीकल्चर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता था। मतलब एक आर्थिक लाभ का जो है मेन स्रोत था, आर्थिक आय का जो है मेन स्रोत था, आय का मेन स्रोत था खेती। तो खेती में जो था, एक तो अंग्रेज जो है यहाँ पे उच्च राजस्व जो है लगाते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे या जो भी जमीन थी उस पे, और इस उच्च राजस्व से जो आय होती थी यह खेती में, इसके खेती को, एग्रीकल्चर सेक्टर को इनहेंस करने में न लगा के ये इससे अपने खर्चों को पूरा करते थे। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की खर्चे जो है एग्रीकल्चर राजस्व से पूरा किया जाता था, ठीक है। ये बता के कि इसे घाटा हो रहा है, ये हो रहा है, ये एक भ्रष्टाचार का कारण था जो हम प्रशासनिक कारण में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद खेती पर इन्होंने, खेती के सुधार पर जो है बेहद कम खर्च किया, बेहद कम ध्यान दिया। तो अंततोगत्वा जो है एग्रीकल्चर भी जो है ऑलरेडी जो भाग्य भरोसे था वो और बर्बाद हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है भूमि हस्तांतरण इन्होंने वैध कर दिया। तो किसानों को अपनी जमीन से भी हाथ धो देना पड़ता था और अंततोगत्वा किसान भी जो है मजदूर बनने पे विवश हो जाते थे, ठीक है। तो आपने देखा
कि कैसे जो है एक तरफा नीति के तहत जो है इन्होंने बर्बाद किया, जो 1813 में शुरू हुआ था। उसके बाद खेती सुधार पे इन्होंने कैसे कम ध्यान दिया, गांवों की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया। अब बात आती है, चूंकि हम आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं, तो आर्थिक कारण में, इकोनॉमिक कॉजेज में जो भी मल्टीपल डायमेंशन है ना, सबको छुएंगे। तो हमने ये छू लिया। अब बचा भारत में उपलब्ध खनिज संसाधन। तो अब देखिए यहां पर भी ये बहुत मतलब वो नीचे लेवल पे उतर गए थे। यहां भारत से जो प्राप्त खनिज संसाधन थे ना, उसका उपयोग केवल ये ब्रिटिश उद्योगों को प्रोत्साहित करने में करते थे। या तो ये जो रॉ मटेरियल था ब्रिटेन भेज देते थे, तो वहाँ के उद्योग पनपने लगे, या यहाँ पे जो उद्योग था जिसके मालिक ब्रिटिशर्स थे उनको देते थे, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे या मुफ्त में, जो जिस भी तरीके से। तो ब्रिटेन के उद्योगों का प्रोत्साहन हुआ, और यहाँ पे ब्रिटेन के उद्योगों का प्रोत्साहन हुआ। और उस समय जो है इंडियन मालिक जो थे उद्योगों के कम थे, इंडियंस के द्वारा उद्योग भारत में कम लगाए गए थे, वो तो अलग बात थी। ये लोग जो है भारत में नए उद्योगों की स्थापना भी नहीं किए, इसका कम विकास किए, जिससे अंततोगत्वा जो है भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लोग मजदूर बनने पे विवश हो गए, खाने के लिए विवश हो गए, मरने लगे, बीच बीच में अकाल पड़ा, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो गया ये जो भी कष्ट था भारतीयों का। और अंततोगत्वा जो है 1857 के क्रांति के पीछे का जो है एक मुख्य कारण बना। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे के कॉजेज। अब देख लेते हैं हम राजनीतिक कॉजेज। राजनीतिक कॉजेज में हम 3 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में दीजिएगा। एक तो हो गया प्रभावी नियंत्रण की नीति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट कॉज प्रभावी नियंत्रण की नीति, दूसरा सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, तीसरा व्यापकगत सिद्धांत। मैं आपको, मेरा लक्ष्य है, सुकरात का कथन है कि पढ़ा तो आपको कोई सकता है, लेकिन मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा। इसी फिलॉसफी के साथ जो है मेरा ये प्रयास है कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझो। बिहार में एजुकेशन की बहुत दयनीय स्थिति है देखने पे, जो है जहां हम मगध साम्राज्य के रूप में हमारा उज्जवल इतिहास था, आज काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आ गया है एजुकेशन सेक्टर जो है। लोग बच्चों को रटाया जाता है। बीते दिनों दरोगा का एग्जाम हुआ था, तो बच्चे बहुत उद्वेलित थे, उनका मन बहुत दुखी था। क्योंकि उनको तैयार ही नहीं कराया गया था गुरुओं के द्वारा या जो भी टीचर्स थे। क्योंकि देखिए कंपटीशन कोई हर एक आयोग जो है समयानुसार मेंटेन करने की कोशिश करता है। ऑब्वियस बात है कि आपने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रख के दरोगा की तैयारी करी थी, लेकिन जो है कंपटीशन मेंटेन किया, नाक ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़वाया, तो आपको जो है जब ऐसे पकड़ने का अभ्यास हो तो ऐसे कोई पकड़वाए तो ऑब्वियस नहीं पकड़ पाओगे। तो दिक्कत तो कष्ट तो हुआ ही, लेकिन जो है एक योद्धा के तौर पे आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो मेरा भी प्रयास ये है कि चाहे प्रीलिम्स या मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछे, मेरे क्लासेस का यही उद्देश्य रहेगा कि आप अच्छे तरीके से समझो भी, फैक्चुअल जानकारियां भी गैदर करो, ताकि दोनों एस्पेक्ट से आप एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है माय डियर फ्रेंड, यदि आप अभी तक बने हुए हो, वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत क्या था। अब आप सोचोगे भैया ये कौन सी बला है, प्रभावी नियंत्रण की नीति क्या थी। प्रभावी नियंत्रण का मतलब होता है जब और जब चाहे तब जो भी हमारा नियंत्रण मैकेनिज्म है उसके थ्रू किसी को हम कंट्रोल कर सकें। ऑब्वियस अंग्रेजों के प्रति था, अंग्रेजों के पास था, वो भारतीयों को हर एक तरीके से नियंत्रित करते थे। ठीक है, अब बात आती है वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली की। ये भारतीय राज्यों को जो है ना अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, और साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सहायक संधि प्रणाली होता क्या था कि भैया हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे युद्ध लड़ने में या कोई और काम करने में, लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे सैनिक, हमारे आदमी जो है तुम्हारे यहाँ रहेंगे। ये कह के जो है अंग्रेज किसी राज्य में, भारतीय राज्य के साथ जो है सहायक संधि प्रणाली अपनाते थे। लेकिन अंततोगत्वा जैसे अभी चाइना कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, वैसे ही धीरे धीरे उनके राज्य में जो है घुसपैठ करने लगते थे, उनके राजनीतिक
डिसीजंस में भी ये लोग हस्तक्षेप करने लगते थे और उनको अपने अंदर ले लेते थे। ठीक है, अब बात आती है लॉर्ड डलहौजी की। ये भी बहुत बड़ा घाघ था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट अर्थात व्यापकता का सिद्धांत अपनाया। ये जो राज्य है ना, आप देख रहे हो, ये झांसी, उदयपुर, संबलपुर, ठीक है, नागपुर, इनके पास जो थे ना अपने बेटे नहीं थे। ठीक है, तो ये दत्तक पुत्रों को लिए थे, माने चाचा के, भतीजा के, चाहे केहू के, किसी के लड़के को ले लेते थे और इनको राजा बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने जो कहा था कि भैया नहीं, हम दत्तक पुत्र को नहीं मानेंगे। यदि तुम्हारे पास अपना पुत्र हो, अपना जो बायोलॉजिकल सन हो या डॉटर हो, तो आप उसे बनाओ। हम ऐसे किसी को लेके आप अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर सकते हो। इस मान्यता को हम रद्द करते हैं और अपना राज्य जो है हमें चलाने का दो, क्योंकि तुम्हारे पास राजा ही नहीं है। तो इस तरीके से ले लिया। उसके बाद सतारा, जैतपुर, बागपत, अवध राज्यों का भी इन्होंने अनेक कारणों से जो है अपहरण कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो आपने देखा ना कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण हम 3 टॉपिक के अंतर्गत पढ़े, प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि प्रणाली और व्यापकता का सिद्धांत। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कारण समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कारण देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रशासनिक कारण जो है इसमें काफी ज्यादा व्याप्त भ्रष्टाचार था। ठीक है, कार्यपालिका के प्रत्येक सेक्टर से यदि आपको कार्य कराना हो, चाहे वह पुलिस हो, निम्न अधिकारी हो या न्यायपालिका हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, आप कोई कहीं भी जाए, बिना पैसा खिलाए, बिना घूस दिए, बिना भ्रष्टाचार में शामिल हुए अपना हित पोषित नहीं करवा सकता था। तो ऑब्वियस जिन लोगों के पास रहने, खाने और जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, वे अपने डेली के क्रियाकलापों को कराने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे। तो लोगों के मन में विद्वेष की भावना तो अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न होगी ही। समझ में आ गई बात आपको। अब बात आती है सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए इसमें दो फैक्टर विद्यमान है, एक सामाजिक और एक धार्मिक। दोनों को अलग अलग देखते हैं, द्विआयामी है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। सामाजिक कारण में देखिए, सामाजिक कारण में तो सबसे पहले ना ये अपने आप को, किसी को भी जब गुलाम बनाया जाता है ना, थॉट प्रोसेस से काम करता है कि भैया हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंडर रहो तुम। ठीक है, हम गोरे हैं, तुम काले हो। गोरे लोग जो है उन पे भगवान की विशेष कृपा होती है। ठीक है, नेचर उनसे ज़्यादा लव करता है, लेकिन तुम काले हो तो काले और गोरे का भेद इन्होंने जो है एक तो व्याप्त किया सोसाइटी में। भारतीयों से ये गुलाम के जैसा व्यवहार करने लगे। गुलाम मतलब तुम गुलाम हो, झुको, देखो तो साष्टांग प्रणाम करो, ये सब करते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने का भाव था अंग्रेजों में, और इस भावना को लेके जो है भारतीय भी कुंठित रहते थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों और भारतीयों में रहन सहन में भी काफ़ी अंतर। जहां अंग्रेज ईसाइयत के प्रचार में, ईसाइयत तो छोड़िए, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई था। चम्मच स्पून से खाते थे, फॉक से खाते थे, लेकिन वहीं पे भारतीय हाथ से दाल भात सान के खाते थे। तो ये बात मतलब हर एक कैटेगरी की सोसाइटी का जो भी उनका रहन सहन का तरीका था ना, भारतीयों से भी मतलब बिल्कुल ही अपोजिट था। ठीक है, भारतीयों द्वारा जो है अपने सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का प्रभाव जो है इसे स्वीकार्य नहीं था। तो अंग्रेज जो है उनको लगता था, भारतीय जो है उनको लगता था कि अंग्रेज जो है एक तो हमारे सामाजिक मान्यताओं को जो है बहुत नीचा दिखा रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका प्रभाव भी हमारे सोसाइटल मतलब जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियस उनके मन में जो है, जो रूढ़िवादी थे, हालांकि अंग्रेजों ने कुछ कुरीतियों को भी सुधारने की कोशिश करी, तो उससे जो रूढ़िवादी थे उससे डिस्टर्ब हो गए। जैसे इन्होंने विधवा विवाह को मान्यता दे दी, शिशुबद्ध को अवैध घोषित कर दिया, सती प्रथा आदि अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किए गए, सती प्रथा पर रोक आदि, जिससे जो है भारतीय रूढ़िवादी डिस्टर्ब हो गए। उनको लगा कि हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इनको ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं धार्मिक कारण में। धार्मिक कारण में अंग्रेजों द्वारा, देखिए अंग्रेज तो बहुत ही तेज दिमाग के लोग थे। उनके पास सैनिक ताकत इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ा उनके पास थॉट प्रोसेस था, उनका दिमाग था। ठीक है, वे क्या करते थे कि
पहली बात कि जब आप पढ़ोगे ना राज्य की परिभाषा, तो उसका एक अंग आता है, यदि सफल राज्य हो तो उस राज्य का धर्म जो है एक होना चाहिए। बहुत सारे फंक्शन है, राज्य का धर्म एक होना चाहिए। तो अंग्रेजों को लगता था कि भैया हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, और यहाँ पे सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, और क्रिश्चियन लोग हैं, सिख लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो इनको यदि ईसाई में कन्वर्ट कराया जाएगा ना, तो ये हमारा पक्ष पोषण ज़्यादा करेंगे और अंग्रेजी शासन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये किया, लालच देना शुरू किया, जो कि मिशनरियों के द्वारा अभी भी किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो है शुरू में योग्यता के आधार पर धर्म को पद का आधार बनाया गया। योग्यता के स्थान पे, यहाँ पे आधार नहीं होगा दोस्त, ये पे स्थान होगा, ठीक है। योग्यता के स्थान पे धर्म को पद का आधार बनाया गया, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ईसाई धर्म अपना लेता था उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, उसकी पदोन्नति भी बहुत जल्दी जल्दी की जाती थी। लेकिन वहीं पे एक हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, उसकी पदोन्नति जो है, उसका वेतन जो है नहीं होता था, ना के बराबर होता था। जिंदगी भर एक ही वेतन और एक ही पद पे काम करते रह जाता था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जो है धार्मिक कुरीतियों को भी उजागर किया गया, जिससे हिंदू धर्म को भी नीचा दिखाया गया, जिससे जो है भारतीय रूढ़िवादी काफी क्रोधित हुए और उनको लगा कि ये हमारे सोशल और जो ये स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है, बैलेंस है, इसको अंग्रेज लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इनके मन में जो है विद्वेष की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाहरी घटनाओं का कैसे प्रभाव पड़ा। देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि एक बिना एक विचारिक आधार बनाए हुए किसी को हम गुलाम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे वैचारिक आधार बनाए थे ये लोग, उसमें एक था अपराजेयता का सिद्धांत, अपराजेयता की धारणा। अंग्रेजों ने ये बना रखा था, हवा फैला रखा था कि भैया हम अपराजेय हैं, हमें तो कोई जीत ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो धारणा थी अपराजेयता की धारणा, ये जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838-42, पंजाब युद्ध 1845-49, क्रीमिया युद्ध 1854 और 56 के जो रिजल्ट्स थे, जिनमें अंग्रेजों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, इससे ये धारणा खत्म हो गई और भारतीयों को भी लगा कि भैया हम भी प्रयास करें तो अंग्रेजों को अपने पैरों तले मसल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मुख्य कारण था, ये चिनगारी का काम किया, सिपाहियों के जो बीच असंतोष था। अब देख लेते हैं क्या असंतोष था। इसमें दो तरीके से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, भारतीय वर्सेज अंग्रेज। एक हो गया भारतीय सिपाही, दूसरा अंग्रेज सिपाही, ठीक है। पदोन्नति नहीं होती थी भारतीय सिपाही की, ध्यान में रखिएगा। दोनों के वेतन में अंतर था भारतीय और अंग्रेजों के, जहां अंग्रेजों को ज्यादा वेतन मिलता था वहीं पे भारतीयों को कम वेतन मिलता था, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। युद्ध में जाने पर जो है भत्ता मिलता था पहले भारतीयों को, लेकिन उनके सहयोग से जो जो जीते गए स्थान होते थे, इलाकों होते थे, उन पे जब अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता था ना, तो ये लोग भारतीयों को भत्ता देना ही बंद कर देते थे, ठीक है। जो भी आय होती थी सब खुद हड़प जाते थे। उसके बाद इनके धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रहार किया। जो हिंदू थे उनमें ये मान्यता थी कि भाई समुद्र नहीं लांघ सकते हैं, पाप लगेगा। लेकिन विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए या विदेशों में डिप्लॉय करने के लिए इनको समुद्र भी लंघवाया जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ इनके धार्मिक चिन्ह पहनने पर भी रोक लगाई दी, और जो रही बची कुछ ही कसर थी वह एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग अंग्रेजों ने करना शुरू किया। और ये जो है ये मुख्य कारण बना, ये तत्कालिक कारण बना 1857 के विद्रोह का, ठीक है। तो हमने कॉजेस देख लिया, जो भी कॉजेस थे सारे कॉजेस बहुत ही डिटेल तरीके से देख लिया। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कुछ अफवाहें भी फैली थी, ठीक है। ये कॉजेस तो थे ही, एक अफवाह भी थी कि भैया 100 साल बाद जो है सोसाइटी की हर एक चीज़ें, चाहे वो प्रशासनिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, बदलती हैं। तो अंग्रेज भी जो है इनका शासन भी बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले मुगल, फिर
आपके अफगानों का शासन देखे थे, ये टर्किश का शासन देखे थे, सल्तनत का शासन देखे थे, अनेक शासन देखे थे, और उनको लगा था कि 50 साल 100 साल बाद सब बदल गए तो अंग्रेज भी जो है 100 साल बदल जाएंगे, क्योंकि 1757 में इनकी शुरुआत हुई थी उत्तरी भारत में और 1857 में इनका खात्मा होना था। तो ये भी एक कारण था, ये सोचे कि चलो हम लड़के इनको भगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ जो है चपातिया और कमल के फूल देश के अनेक भागों में वितरित होने लगे, जो आने वाले विद्रोह के लक्षण थे, ठीक है। 29 मार्च 1857 को जो है नए कारतूसों के प्रयोग को लेकर बैरकपुर छावनी में एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था, उसने विद्रोह कर दिया, और ये मंगल पांडे साहब ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मारा और काफी उत्पात मचाया, जिसके चलते 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा हो गई। तो किसान जो सिपाही थे वे काफी उद्वेलित हो गए और 10 मई 1857 को जो है व्यापक रूप से क्रांति की इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 10 मई 1857 को जो है व्यापक रूप से क्रांति की शुरुआत हो गई, मेरठ से शुरू हुई। तो अब देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और कोई भी क्रांति होती है तो उसका एक लीडर जो है, एक मुख्य फेस चुनना जो है लाजमी होता है। तो विद्रोहियों के द्वारा जो है किसे मुख्य लीडर घोषित किया गया, मुख्य फेस चुना गया। तो उस समय जो थे मुगल साम्राज्य के जो है डगमगाते और अभी बुझने वाले चिराग बहादुर शाह जफर, उनको जो है सांकेतिक रूप से विद्रोहियों के द्वारा मुखिया बनाया गया 11 मई 1857 को, ठीक है। साइमन फेजर दिल्ली में एक मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे, इनके सहित कई अंग्रेज अधिकारियों की विद्रोहियों ने हत्या कर दी और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अब आप सोच सकते हो कि बहादुर शाह जफर को ही क्यों सबने जो है मेन फेस सेलेक्ट किया। किसी और को भी कर सकते थे, बड़े बड़े लीडर्स थे पूरे भारत में, मतलब बड़े बड़े साम्राज्य थे, देशी राज्य थे, उनको क्यों नहीं, बहादुर शाह जफर को क्यों नहीं, बहादुर शाह जफर को ही क्यों। तो आप इसका आंसर यही होगा कि जो मुगल वंश का लंबा शासन रहा ना, वो काफ़ी थोड़ा सा स्टेबलाइज शासन था अन्यों के बनिस्बत, तो लोगों को अभी भी विश्वास था, इसीलिए इसको राजनीतिक एकता का जो है प्रतीक इन्होंने बनाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसके विभिन्न स्थानों पे किसने किसने इसको लीड किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, नीचे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उससे जुड़ सकते हो। जैसे देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर हालांकि सांकेतिक थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, ध्यान में रखिएगा। बख्त खां ये मुख्य नेतृत्व करता थे, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और विजरिस कादिर, झांसी में जहां रानी लक्ष्मीबाई, वहां ग्वालियर में तात्या तोपे, कानपुर में नाना साहब तात्या तोपे, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएस बिहार स्पेशल में इसे टारगेट करेंगे, बरेली में खान बहादुर खां, फतेहपुर में अजीमुल्ला, ठीक है। और इसको दबाने वाले अंग्रेज थे। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, मैं बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। दिल्ली में निकलसन और हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया। वहीं लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल, लखनऊ और आपके कानपुर दोनों सेम थे, कॉलिन कैम्पबेल दोनों ने इसी ने लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया, ठीक है। वहीं झांसी और ग्वालियर की बात करें तो जनरल हीरोज, इलाहाबाद की बात करें तो कर्नल नील और फैजाबाद कर्नल नील। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अब चूंकि ठीक है, अब देखिए हम यहां पे देखते हैं। अब चूंकि विद्रोह जो है अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका, असफल हो गया, तो उसके कारण देख लेते हैं कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो विद्रोह के असफलताओं के पीछे जो है बहुत सारे कारण थे। एक तो इस आंदोलन में जो है सभी वर्गों का शामिल न होना जो है इसका मुख्य जो है एक कारण था, क्योंकि उस समय के जो भी महाजन और व्यापारी थे उनके द्वारा विद्रोहियों का एक तो शोषण किया गया। पहली बात कि ये विद्रोह में नहीं शामिल हुए, और दूसरी बात कि ये इनका शोषण भी किए,
ठीक है। और जमींदारों एवं तालुकादारों ने भी भाग नहीं लिया। अधिकतर जो भारतीय शासक थे, जैसे पटियाला सिंध के सिख सरदार, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। इन्होंने अंग्रेजों को जहां तक जो है सहायता पहुंचाई थी, ठीक है। वहीं बात करें दूसरा जो कॉज है, संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव। यदि जो भी इनके लीडर्स थे, चाहे वह कुंवर सिंह हो, अमर सिंह हो, झांसी की रानी हो, तात्या तोपे हो, आप देखोगे इनका अलग अलग कॉज था, अलग अलग जो है कारणों से अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे ये, ठीक है। तो इनके बीच ना एकबद्ध विचारधारा का अभाव था। उसके साथ साथ सही समय की प्रतीक्षा न करना, जहां ये माफ कीजिएगा यहाँ पे 31 मई होगा, जहां पहले 31 मई 1857 की तिथि जो है निर्धारित की गई थी कि इसी दिन जो है हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो मेरठ के सिपाहियों ने ज़्यादा उद्वेलित हो गए और ज़्यादा भावावेश में आके 10 मई को ही शुरुआत कर दी। तो एक बात बताओ कि अलग अलग समय पे जब आंदोलन होगा तो अंग्रेजों को काफ़ी समय मिल गया होगा आंदोलन को दबाने के लिए। अगर एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेजों को कई सारे फ्रंट पे लड़ना पड़ता, तो अंग्रेज दब सकते थे, ठीक है। तो सही समय का प्रतीक्षा न करके जो है इन्होंने अंग्रेजों को एज दे दिया, ठीक है। उसके बाद देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, आपने यहाँ पे देखा नेपाली राजा भी माफ कीजिएगा, नेपाल के राजा भी ने, ये राजा तो थे ही, नेपाल के राजाओं ने भी उस समय जो भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी। सांप्रदायिकता का खेल, हालांकि सांप्रदायिकता उतना उच्च लेवल पे नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का कहीं ना कहीं जो है इसमें भी उदाहरण पेश किया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं था। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा सही है कथन, और उसमें दे दे कि 1857 का विद्रोह संपूर्ण देश में प्रसारित था, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं था, समझ रहे हो ना। ये कुल क्षेत्र का समझ जाइए कि 1/4 ही इस विद्रोह से प्रभावित हुआ और कुल जनसंख्या का 1/10 हिस्सा ही इसमें शामिल हुआ, ठीक है। उसके बाद आधुनिक शस्त्रों का अभाव, ये शस्त्र होगा, जहां अंग्रेज बंदूक से और तोप से लड़ते थे, वहीं जो है भारतीय विद्रोही, भारतीय सैनिक जो थे वो कन्वेंशनल जो तरीका था उनका, लाठी, भल्ला, तीर, गणासा, इस सब से लड़ते थे, ठीक है। तो आराम से ये लोग इनका सामना नहीं कर सकते थे, ऑब्वियस बात है। उसके बाद सहायक साधनों का अभाव, जो भी संचार साधन थे, जो भी टेलीग्राम का जो भी माध्यम था ये अंग्रेजों के अधीन था। तो मान लीजिए कोई सूचना देनी हो ए गांव से बी गांव कि भैया तुम लोग चलो यहाँ पे आंदोलन करेंगे मिलके, तो ये सूचना देने में ही काफी समय लग जाता था, ठीक है। तो अंग्रेज यहाँ पे आके इन दोनों को पीट के चले जाते थे। तो सहायक साधनों का अभाव था। उसके बाद सैनिक संख्या में भी इनमें अंतर था। हालांकि भारतीय सैनिक ही थे, जहां पे 90,000 अंग्रेजी सैनिक थे, वहीं पे भारतीय सैनिक काफी कम थे, ठीक है। यहाँ पे भारतीय सैनिक नहीं थे, ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सैनिक को प्रशिक्षण दिया जाता था और लोग अगर यदि विद्रोह में शामिल हुए हों तो वे लोग जो लोग विद्रोह में शामिल हुए थे वे एक भीड़ के रूप में लड़ते थे, न कि एक सैनिक के रूप में, ठीक है। तो सैनिक अनुशासन का अभाव भी जो है विद्रोह के असफल का एक मुख्य कारण था। तो हमने देख लिया। देखिए ये माइंड मैप के थ्रू आप पढ़ोगे ना तो आपका नोट्स जो है मैं आपको एलोबरेट करने के लिए इतना स्लाइड में बनाया हूं, इसे चाहो तो आप और शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप के थ्रू याद करना जो है पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने तरीके से बनाओ, या नहीं समझ में आ रहा है तो इसे देख के बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है विद्रोह का स्वरूप देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो है आपके मेंस में जो है क्वेश्चन अराइज जरूर होता है, ठीक है। मैं यहां से लाता हूं इसे। विद्रोह का स्वरूप, ठीक है। देखिए विद्रोह के स्वरूप को लेके कि क्या यह विद्रोह एक राष्ट्रभक्ति वाला विद्रोह था या किस तरीके का विद्रोह था, इसको लेके जो है 3 विचारधाराएं आपको सामने आती हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा जो है अलग अलग विचारधाराएं पेश करी गई। एक सेक्शन में हम बांट लें अंग्रेजों को और उनके समर्थक इतिहासकार को, ठीक है। दूसरे सेक्शन में बांट लेते हैं हम देशी और उनके समर्थक इतिहासकारों को, और तीसरे सेक्शन में बांट लेते हैं मार्क्सवादी इतिहासकारों को, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में प्रश्न जरूर पूछता है। तो आप एक आर्गुमेंट देगा, आप उसका काउंटर आर्गुमेंट देके जो है अपने जो है आंसर राइटिंग को मतलब जस्टिफाई करोगे, वेरीफाई करोगे। अंग्रेज और उनके समर्थक इतिहासकार देख लेते हैं क्या कहते हैं। इनमें थे एडवर्ड थॉमसन, जीटी गैरेट, सर जॉन सिले, जेम्स आउट्रम इत्यादि पश्चातकार, ये तो इतिहास थे। इनके साथ जो देशी लोग थे, रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, हरि प्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्णचंद्र जोशी आदि ने 1857 के विद्रोह को जो है छोटे स्तर पर और देशभक्ति रहित विद्रोह के रूप में व्याख्या किया। ठीक है, क्या आप एक आर्गुमेंट दे सकते हो? मात्र एक आर्गुमेंट जो है एक लाइन में नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि इनके अगेंस्ट में आप क्या आर्गुमेंट दे सकते हो। इन्होंने कहा कि ये छोटे स्तर पर और देशभक्ति रहित जो है विद्रोह के रूप में इन्होंने व्याख्या किया, तो इसका काउंटर आर्गुमेंट दे के जो है 1 से 2 लाइन में नीचे आप मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद देशी और समर्थक इतिहासकार। देशी में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीडी सावरकर, एसएस रिजवी, बेंजामिन डिजरायली, जस्टिस मैकार्थी, बिपिन चंद्र आदि ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। ऑब्वियस, हालांकि विद्रोह जो है अलग अलग कारणों से हुआ, अलग अलग कारणों से जो है देशी राजा, देशी जो जमींदार थे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, लेकिन अंततोगत्वा जब उनको पता चला कि हमारा जो है कॉमन भौगोलिक इतिहास रहा है, भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ हमारा इतिहास भी कॉमन रहा है, तो हमारा जो आगे का भविष्य भी जो है वो कॉमन होने वाला है। जब ये इनको आभास हुआ तो लगा कि हमारा कॉमन दुश्मन भी अंग्रेज है और इसके प्रति हमें लड़ना चाहिए और हमारे देश से जो है इनको भगाना चाहिए। भले उनके पास आगे की रणनीति ना हो, लेकिन उनके मन में ये भावना जरूर जग गई थी। ठीक है, तभी जो है यदि आपके बाबू कुंवर सिंह की ही एग्जांपल दे देता हूं, वो आरा में ही लड़ते ना, आरा के आसपास पटना वटना घूम के लड़ते, लेकिन वो कहाँ यहाँ पूरा दक्षिणी यूपी का सफर करते हुए ग्वालियर तक गए, फिर उधर से रिटर्न होके यहाँ तक आए। ठीक है, तो ये चीजें आप काउंटर आर्गुमेंट में दे सकते हो। फिर मार्क्सवादी इतिहासकार, देखिए मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ध्यान में रखिएगा, इनका स्टेटमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह जो है ये कहते थे विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध जो है सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। ठीक है, सैनिक और किसान लड़े थे, लेकिन और संयुक्त भी थे, ये बात मान सकते हैं, लेकिन यह लोकतांत्रिक संघर्ष नहीं था। ठीक है, आप इसका काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसके जो नेता थे 1857 के विद्रोह के जो लीडर थे वे खुद सामंतवादी थे। ठीक है, तो हमने विद्रोह का स्वरूप समझ लिया, देख लिया। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता था 1857 को लेके आपने समझ लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।